हाय, मैं इंदु हूँ। मैं 18 साल की हूँ। मैंने 2 साल में 70 किलो वेट घटाया है और अब मैं ऐसी दिखती हूँ। ये बिल्कुल आसान नहीं था। मुझे बहुत से ऑब्स्टेकल्स को पार करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक मेरी जुड़वा बहन बिंदु थी। मैं आपको शुरू से बताती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये किसी को अपना वेट कम करने में मोटिवेट करेगी। बिंदु और मैं जुड़वा बहनें हैं। भले ही हम एक जैसे दिखती हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे अकेले टाइम बिताना पसंद है, जबकि बिंदु को लोगों से मिलना पसंद है। उसके आसपास हमेशा लोग होते हैं। मैं बिल्कुल एम्बिशियस नहीं हूँ, लेकिन बिंदु बहुत कॉम्पिटिटिव है। उसे गेम में हारना तक पसंद नहीं है। मैं बहुत मैसी रहती हूँ। बिंदु बहुत नीट और ऑर्गेनाइज्ड है। मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। वो हर जगह हमेशा टाइम पर पहुँचती है। हम भले ही जुड़वा हैं, लेकिन हम एक ही सेब के 2 हिस्से नहीं हैं। हम सेब और संतरे जैसे हैं, बिल्कुल अलग अलग। एक चीज जिसमें हम दोनों बिल्कुल अलग हैं वो है भूख। वो क्या कहते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं, और मैं वो हूँ जो खाने के लिए जीती हूँ, क्योंकि मुझे खाना पसंद है। मैं लंच में सोच रही होती हूँ कि मैं डिनर में क्या खाऊंगी, जबकि बिंदु बस वो ही खाती है जो उसे जीने के लिए चाहिए। असल में वो अक्सर खाना भूल भी जाती है। उसका पेट जल्दी भर जाता है, इसीलिए वो टेबल छोड़ने वाली पहली होती है। आप गेस कर सकते हो, मैं बचपन से मोटी हूँ और बिंदु पतली थी। प्राइमरी स्कूल में कोई बिलीव ही नहीं करता था कि हम जुड़वा हैं। इम्पॉसिबल, तुम लोग जुड़वा हो ही नहीं सकते, तुम 3-4 साल बड़ी हो, वो कहते थे। जब मैं उन्हें बड़ी लगती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बिंदु को ये कह के परेशान करती थी कि मैं बड़ी हो गई और तुम बच्ची हो। जब हम मिडिल स्कूल गए तो मैं अपनी उम्र से बहुत मोटी थी। बिंदु का वेट 35 किलो था और मेरा 60 किलो। काफी नेगेटिव एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता चला कि ज्यादा वेट होना प्राउड होने वाली बात नहीं है। अपनी अपीयरेंस के लिए ह्यूमिलेट होना मेरा डेली रूटीन बन गया था। क्लास के लड़के रोज इंसल्ट करते। जब मैं घर पहुंचती तो मैं सीधे बाथरूम में जाकर रोती थी। सबसे बुरा तब हुआ जब बिंदु भी इसमें शामिल हो गई और मेरा मजाक बनाने लगी। हमेशा खाते टाइम वो मुझे परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ कहती। ध्यान से, प्लेट मत खा जाना। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अब भी चेयर में फिट हो जाती हो। थोड़ा कम खाओ ताकि अफ्रीका में बच्चों को कुछ खाना मिल सके। टाइम के साथ साथ वो और भी क्रूल होती गई। उसे मुझ पर शर्म आती थी। वो हमेशा ये जताती थी कि मेरी सिस्टर के सपोर्ट के बिना मेरी लाइफ और मुश्किल हो गई है। मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं पहले से ही इंट्रोवर्ट थी और इसीलिए मैं बिल्कुल सोशल नहीं थी। आपने सुना होगा कि ट्विंस का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। मैंने इस बॉन्ड को फील किया था और अपनी सिस्टर से बहुत प्यार किया था। सैडली बिंदु अलग तरह से फील करती थी। मैं सोचती थी वो भी मुझसे प्यार करती है। मैंने सोचा वो मुझसे शर्मिंदा है क्योंकि मैं मोटी हूँ, इसीलिए वो मेरे से कनेक्ट नहीं करती है। मे बी ये पास्ट में सच था, लेकिन वो बदल गई थी। उसने जो कुछ भी किया उससे क्लियर था कि वो मुझसे नफरत करती थी। जिस लड़की की लगातार इंसल्ट होती थी, जिससे कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता था, वो उसकी बहन थी। ऑनेस्टली मैं जानती थी कि ऐसा क्यों था। उसका मुझे हेट करना नॉर्मल था, क्योंकि मैं भी खुद से नफरत करती थी। अगर मुझे इतने सारे इश्यूज थे तो फिर मैंने वेट कम करने की कोशिश क्यों नहीं की? आप पूछ सकते हो। आप सही हो, मुझे अपना वेट कम करना चाहिए था। मुझे पता था। मैंने बचपन से बहुत बार डाइट करी, उनमें से कोई भी एक दिन से ज्यादा नहीं चल पाई। जैसे ही मुझे भूख लगती मैं खाने पर टूट पड़ती। अब जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि खाना ही मेरा एस्केप था। जब मैं खा रही होती थी तो मैं बहुत खुश होती थी। मेरी जिंदगी बहुत बेकार थी। अगर मेरे पास खाना नहीं होता तो मेरे पास कुछ नहीं बचता, इसीलिए मैं खाना बंद नहीं कर सकी। एक्चुअली मैं डिप्रेस्ड थी। अनकंट्रोल्ड ईटिंग मेरा एंटी डिप्रेसेंट था। तो मैंने वेट लॉस कैसे किया? याद है मैंने कहा था कि मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। ये विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इसीलिए मैंने वो डिसीजन लिया जिसने मेरी लाइफ बदल दी। जब भी मैं ये स्टोरी सुनाती हूँ, पहले तो मैं बहुत रोती हूँ और फिर हंसती हूँ। देखते हैं अब भी ऐसा होता है या नहीं। मैं उस दिन 16 साल की हो रही थी। ऑफ कोर्स बिंदु का बर्थडे था। मेरे दादा दादी आ रहे थे। सुबह मॉम ने कहा था तुम्हें 5 बजे घर पहुंचना है। मॉम हमेशा यही कहती थी। वो हर साल हमारे बर्थडे पार्टी को सरप्राइज रखती थी। वो पार्टी का जिक्र नहीं करती, वो बस हमें बताती थी कि हमें किस टाइम पर घर पहुंचना है। पिछले 3 सालों से बिंदु और मैंने एक दूसरे को गिफ्ट नहीं दिए। ये ऐसा था जैसे हमने एक साइलेंट एग्रीमेंट किया हो। हमने एक दूसरे को गिफ्ट देना बंद कर दिया था। पर इस बार कुछ अलग था। मुझे यकीन है बिंदु को ये याद नहीं होगा, लेकिन हमने सालों पहले एक दूसरे से प्रॉमिस किया था। तब हम बहुत छोटे थे। एक दिन
तुमको क्या लगता है कि हम बड़े कब तक होंगे? समर ने पूछा। हम जानते थे कि मॉम जब 18 साल की हुई थी तब वो प्रेग्नेंट हुई थी, इसीलिए अगर मॉम बनने के लिए 18 की एज थी तो 16 बड़े होने की शुरुआत होगी। इसका मतलब था हमारा बचपन 16 साल के बाद खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमको एक दूसरे के लिए अडल्ट गिफ्ट लेने होंगे। और वो अडल्ट गिफ्ट क्या होंगे? फूल, ऑफ कोर्स। डैड हमेशा स्पेशल ओकेजन्स पर मॉम के लिए फूल लाते हैं। मॉम को वो पसंद थे। इसका मतलब था अडल्ट्स को फूल पसंद थे। क्योंकि हम अडल्ट होने जा रहे थे, हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे को फूल देंगे। हमने उस दिन वादा किया था कि हम अपने 16वें बर्थडे पर एक दूसरे को फूल देंगे। सालों बीत गए और वादा निभाने का टाइम आ गया। क्योंकि मैं हर चीज में लेट हो जाती थी, इसीलिए मैंने लास्ट मोमेंट पर फूल खरीदे। जैसे ही मैं घर जाने के लिए मेट्रो की तरफ जा रही थी, मैंने देखा कि 4:30 बज चुके हैं और मुझे 30 मिनट में घर पहुंचना था। मैं एक बड़ा सा बुके लेकर मेट्रो में चढ़ गई। मुझे मेरे वेट की वजह से लोगों को मुझे घूरने की आदत थी, लेकिन मेरे हाथ में ढेर सारे फूलों की वजह से लोगों का घूरना डबल हो गया था। जब मैं मेट्रो से उतरी तो 5 बजने में 10 मिनट थे। मैं तब तक भागना चाहती थी जब तक मैं पहुंच नहीं जाती। जब मैंने अपने मोटे शरीर के साथ भागना शुरू किया तो लोगों का घूरना और बढ़ गया। मैं बाहर पहुंचने वाली थी। मैं जल्दी ही घूरने वाली भीड़ से दूर होने वाली थी। मैं तेजी से टर्नस्टाइल की तरफ बढ़ी। हे भगवान, मैं पास नहीं हो सकती। मैं फंस गई थी। हाँ, मैं टर्नस्टाइल में फंस गई थी। मैं आगे या पीछे नहीं हो सकती थी। वहां से गुजर रहे लोग मुझ पे हंस रहे थे। कुछ रुक के मुझे देखने लगे और मैं रोने लगी। साथ ही मैं निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी। मैं बहुत बुरी स्टेट में थी। कुछ लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की। एक आदमी ने मेरा हाथ खींचा जब एक औरत ने मुझे पीछे से धक्का दिया। उन लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश की। उसके ओस में फूल डैमेज हो गए और केवल फूल के तने ही बचे हुए थे। मैंने हेल्प करने वाले आदमी और औरत को थैंक्स बोला। मैंने तने फेंक दिए और घर तक रोकर जाने लगी। घर पर सब मेरा वेट कर रहे थे। मैं उन्हें नहीं बता सकती थी कि क्या हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी। हमने कैंडल्स बुझा दी। फिर सोचो क्या हुआ। बिंदु ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे मॉम के पास ले गई। मेरे बेड पर फूलों का एक बुके था। वो नहीं भूली थी। मैं कुछ नहीं कह सकी। मैंने बस उसे हक किया और बहुत रोई। अगला दिन सैटरडे था। मैं पूरे दिन अपने रूम से बाहर नहीं आई। दिन में बिंदु आई। उसने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? मैंने पूछा। ये, उसने कहा और मुझे अपने फोन पर वीडियो दिखाया। किसी ने मेट्रो में मेरा वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था और वो वायरल हो गया था और उसे लगभग एक दिन में 2.5 लाख लोगों ने देखा था। मैं क्लियरली देख सकती थी कि फूल कैसे खराब हुए। वो मुझे निकालने की बहुत कोशिश कर रहे थे। मैंने उसके बाद भी फूलों को नहीं छोड़ा। फिर भी जब मैं टर्नस्टाइल से फ्री हुई तो मेरे हाथ में केवल तने थे। ये फनी था लेकिन साथ ही सैड भी। अब बिंदु की बारी थी मुझे हक कर कर रोने की। इसके बाद मैंने अपना वेट कम करने का फैसला किया, चाहे कुछ भी हो। मैंने बिंदु को तुरंत अपना डिसीजन बता दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। हम ये एक साथ करेंगे, उसने कहा। हमने सच में ये एक साथ किया। मैं ये उसके बिना बिल्कुल नहीं कर सकती थी। उसकी फ्रेंड की एक मॉम न्यूट्रिशनिस्ट थी। उन्होंने मेरे लिए एक डाइट प्लान बनाया। मुझे एक्सरसाइज भी करनी थी, लेकिन इम्पोर्टेंट कैलोरीज कम करना था, यानी कम खाना। ये करना आसान नहीं था। बहुत सी चीजों की तरह वेट घटाने की शुरुआत दिमाग में होती है। अगर आप अपने दिमाग को कन्विंस नहीं करते तो वो आपको ट्रिक कर देता है ताकि आप डाइट कंटिन्यू ना कर पाओ। मेरे जैसे लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि उन सभी रीजंस के बारे में सोचो कि आप वेट क्यों कम करना चाहते हैं और उनकी लिस्ट बनाएं। कन्विंस होने से पहले डाइट शुरू ना करें। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैंने 70 किलो वेट घटाया है। जब मैंने डाइट शुरू की थी तब मैं 130 किलो की थी और अब मैं 60 किलो की हूँ। मैं इसे हेल्दी तरीके से करना चाहती थी, इसीलिए मुझे 2 साल लगे, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। लगातार वेट कम करने का मतलब है हर टाइम नए कपड़े खरीदना। मुझे अपनी पूरी वार्डरोब हर 3 महीने में चेंज करनी पड़ती थी। ऑफ कोर्स ये बहुत एक्सपेंसिव था। थैंकफुली मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पिछले महीने हमने अपना 18th बर्थडे मनाया। मेरी दादी ने मुझे बहुत हंसाया। कैंडल्स बुझाने के बाद उन्होंने मुझे हग किया। वो अचानक रुक गई। मैं पहले तुम्हें हग नहीं कर पाती थी और अब मैं कर सकती हूँ, उन्होंने कहा। उन्होंने इतने नेचुरली कहा कि हम सब हंसने लगे। बिंदु और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं फील कर सकती हूँ कि वो खुद को गिल्टी मानती है। जिस तरह से उसने मेरे साथ बिहेव किया वो शर्मिंदा है। लेकिन तब हम दोनों बच्चे थे। किसी भी और बच्चों की तरह हमें भी बेवकूफ़ी करने का हक था। मैंने पागलों की तरह खाया और अपना बचपन बर्बाद कर दिया। वो एक बच्चे से दूर हो गई जिसने खुद की लाइफ मिजरेबल बना दी। जब मैं खुद से नफरत करती थी तो मैं कैसे उम्मीद कर सकती थी कि वो मुझसे प्यार करेगी। लास्टली, जिन्हें अपने वेट से प्रॉब्लम है, जब तक आप मेट्रो में फंस ना जाएं तब तक वेट ना करें। जैसे मैंने पहले कहा, अपने मन को समझाइए और वेट कम करने की कोशिश करें। तो मेरी कहानी में इतना ही है। हाय, मेरा नाम जिजेल है।
मैं 16 साल की हूँ। मेरी बहन डॉन मुझसे 3 साल बड़ी है। पहले हम दोनों की बहुत बनती थी, लेकिन अब हम लोग बात भी नहीं करते जब तक कि जरूरत ना हो। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मेरे डैड जब छोटे थे तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे कमाए। मैं और मेरी बहन एक मेंशन में बड़े हुए। हमारा फेवरेट गेम हाइड एंड सीक था, क्योंकि उस मेंशन में बहुत सारे कमरे थे जहाँ हम छुप सकते थे। हमारे घर में 4 अलग अलग कंट्रीज से नैनीज थे ताकि हम बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकें। कभी कभी जब हम उठते थे तो हमारी मॉम बोलती, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। हम प्लेन में बैठते और न्यूयॉर्क में जाके शॉपिंग करते। मतलब ये है कि हमारी जिंदगी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। पिछले साल दुर्भाग्य से ये सब खत्म हो गया। मेरे डैड की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो शॉपिंग मॉल बनाती थी। जब प्रॉपर्टी मार्केट में क्राइसिस आए तो डैड बैंक से लिया हुआ लोन नहीं चुका पाए। बैंक ने न सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया बल्कि मेरे डैड की पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर लिया। वो हमारे घर आए और सारा फर्नीचर, मॉम की ज्वेलरी, सारे पेंटिंग्स और हमारे सारी गाड़ियां ले गए। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमको भी घर से निकाल दिया और ऐसे हमारी फेरी टेल खत्म हुई। हम एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। उस दिन रात को डैड हमसे बात करना चाहते थे। वो बोले, हम अपना सब कुछ खो चुके हैं, हमको फिर से स्टार्ट करना होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैंने पहले भी ये किया हुआ है। उस टाइम मैं अकेला था, पर इस बार हम एक साथ करेंगे। मेरी मॉम और मैं बहुत प्रभावित हुए। हमने रोते हुए अपने डैड को गले लगा लिया, लेकिन मेरी बहन ने ऐसा नहीं किया। वो डैड से बोली, मैं ऐसे गरीबों की तरह नहीं रह सकती, हम आपकी वजह से मुसीबत में हैं और मैं आपसे नफरत करती हूँ। मेरे डैड बहुत ही शॉक्ड हो गए। पहले तो उनको समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। फिर वो दुखी होते हुए बोले, तुम सही बोल रही हो, ये सब मेरी गलती है, पर मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। डैड के पास थोड़े से पैसे बचे थे और वो उससे एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे। उन्होंने थोड़ी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने एक कार वॉश खोलने का सोचा। मेरी मॉम और मैं भी कुछ अर्न करना चाहते थे जिससे हम भी हेल्प कर सके। मॉम ने पियानो लेसन देना शुरू किया और मैं फ्रीलांस वेबसाइट में ट्रांसलेशन का काम करने लगी। काश डॉन ने भी हमारा साथ दिया होता। ये हमारी फैमिली का साथ में काम करने का समय था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि अच्छे दिन अब खत्म हो चुके थे। उसने अभी कॉलेज जाना शुरू किया था। वो बस से जा रही थी जो उसको हमारे घर से सीधा स्कूल ले जाती थी, लेकिन वो हमेशा कंप्लेन करती थी। एक दिन रात को वो बोली, डैड मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे एक कार चाहिए। आज एक होमलेस आदमी मेरे साथ बैठ गया और मुझको उतर के पैदल जाना पड़ा क्योंकि मैं उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे डैड ने आराम से बोला, तुम मेरी कार ले जाओ अगर जरूरत है, मैं बस से चला जाऊंगा, हम अभी नई कार अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पर डॉन बोली, डैड क्या आप उस खटारा को कार बोल रहे हो? उसको तो होमलेस इंसान भी नहीं लेगा। और वो उन पर हंसने लगी। डैड डॉन पर गुस्सा नहीं हुए क्योंकि उनको अफसोस हो रहा था। ठीक है, तुम सही हो, तो फिर इस बर्थडे पर तुम्हारा प्रेजेंट एक कार होगी, उन्होंने कहा। डॉन इतनी खुश हुई कि उसने डैड को गले लगा लिया और बोली, डैडी अब बहुत अच्छे हो। डैड ने कुछ टाइम पहले ही कार वॉश खोला था। हमको पता था कि उन्होंने उसमें सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो वो डॉन के लिए कहाँ से कार खरीदने वाले थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बहन इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती है। उसका बर्थडे 16 अप्रैल को आता है। जैसे जैसे दिन पास आ रहा था वो डैड से पूछती रहती थी कि उसके लिए कौन सी कार ला रहे हैं, पर डैड हर बार इस बात को टाल देते थे। आखिरकार डॉन का बर्थडे आ गया। मेरी मॉम सुबह जल्दी उठ गई और टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनाया। पूरे घर में उन्होंने छोटे छोटे से कार्ड लगाए जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा था, लेकिन डॉन को इन सब चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं था। सुबह उठते ही सबसे पहले उसने अपनी मॉम से पूछा, डैड मेरे लिए कौन सी कार लाए हैं? मुझको लगा था कि डैड काम पर गए थे, पर बाद में पता चला कि वो डॉन के लिए कार लेने गए थे। वो जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब आए। डॉन ने खुशी से कूदते हुए बोला, डैड मेरी कार कहाँ है? डैड ने हंसते हुए उसको एक छोटा सा बॉक्स दिया। डॉन को पता था कि उस बॉक्स के अंदर कार की चाबी है। वो ये देखना चाहती थी कि कार कौन सी कंपनी की है। उसने रैपिंग पेपर फाड़ा और की में किया का लोगो देख के वो खुश हो गई। वो बोली, क्या आप मेरे लिए एसयूवी लाए हो? ये वो ब्रांड तो नहीं जो मुझको चाहिए था, पर कोई नहीं। फिर वो बाहर गई और हम उसके पीछे गए। जैसे ही उसने कार देखी वो गुस्सा हो गई। डैड उसके लिए एसयूवी नहीं बल्कि किया की सबसे छोटी कार लाए थे। मुझे वो बहुत ही क्यूट लगी, पर मेरी बहन को ऐसा नहीं लगता था। वो डैड से बोली, तो मैं ये डिजर्व करती हूँ? क्या है ये खिलौने वाली कार? डैड बहुत ही दुखी हो गए। वो बोले, मैं यही अफोर्ड कर सकता था, अभी यही चला लो, थोड़े हालात ठीक होने पर हम दूसरी गाड़ी ले लेंगे। लेकिन डॉन उनकी नहीं सुनने वाली थी। गुस्से में वो उन पर चिल्लाने लगी, डैड आज मेरा बर्थडे है,
आप समझते हो मेरा बर्थडे मैं बस साल में एक दिन खुश होना चाहती थी, पर आप वो भी नहीं कर पाए। आप अपने आप को एक फादर कैसे बोल सकते हो? मुझे नहीं लगता आप डिजर्व भी करते हो। ये सब बोल के डैड की तरफ चाबी फेंकते हुए वो घर को भाग गई। मैंने कभी डैड को इतना दुखी नहीं देखा था। वो घुटनों में बैठ गए और सर पकड़ लिया। मॉम उनके पास आई और डैड को गले लगा लिया। वो कुछ देर ऐसे ही रहे। फिर अचानक से डैड खड़े हुए और उन्होंने जमीन से चाबी उठाई और बिना कुछ बोले गाड़ी से चले गए। मेरी बहन शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकली। मॉम और मैं डिनर बना रहे थे। डॉन कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें रोने से लाल हो चुकी थी। वो थोड़ा सरप्राइज लग रही थी और वो बोली, डैड ने मुझको फोन किया और बाहर आने के लिए कहा है और कहा मेरे लिए सरप्राइज है। जब हम बाहर गए हम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। डैड एक पॉश के एसयूवी के बगल में खड़े थे। डॉन खुशी से डैड की तरफ कूदी और वो कार की तरफ भागी और उसमें बैठ गई। मॉम और मैं बहुत कंफ्यूज थे। पुराने दिनों में ये आम सा बर्थडे प्रेजेंट होता था, लेकिन अभी की हालत में डैड के लिए ये अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल था। फिर कुछ हफ्ते बाद हमको पता चला कि आखिर हुआ क्या था। मेरी सिस्टर को अपनी नई कार बहुत पसंद थी। वो हमको इधर उधर छोड़ने जाती थी ताकि वो कार चला सके। वो मुझको स्कूल छोड़ने आती और मॉम को स्टूडेंट्स के घर पर। एक दिन वो मुझको स्कूल से लेने आई। जब मैं बैठी तो उसने पूछा, क्या हम डैड के पास जाएं? मैं कार भी वॉश करवा लूँगी क्योंकि जब से ये आई तब से धुली नहीं है। मैं उससे अभी तक बात नहीं कर रही थी क्योंकि मैं बहुत गुस्सा थी। मैंने बस सर हिला दिया। जब हम डैड की कार वॉश में पहुंचे तो एक आदमी ने कार ली और उसको कार वॉश में ले गया। डॉन बोली, चलो कपकेक ले लेते हैं, डैड को पसंद है। रोड के पार एक बेकरी थी। हम गए और कपकेक लेकर कार वॉश में वापस आ गए। हमने डैड के ऑफिस में देखा पर वो वहाँ नहीं थे, लेकिन हम रजिस्टर वाले आदमी को जानते थे। हे फ्रेड, डैड कहाँ हैं? हमने पूछा। उसने बाहर की तरफ इशारा किया। हम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए जब हमने देखा कि डैड डॉन की कार को वॉश कर रहे थे और उन्होंने ब्लू कपड़े और येलो रबर बूट्स पहने हुए थे। वो बाकी के वर्कर्स की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। मैंने फ्रेड से पूछा, डैड कार क्यों वॉश कर रहे हैं? तो तुम दोनों को नहीं पता? वो बोला। हम बोले, हमको क्या नहीं पता? उसने कहा, तुम्हारे डैड ने कुछ हफ्ते पहले कार वॉश बेच दिया। अब ये कार वॉश उनका नहीं है। अब वो यहाँ कार वॉश करने का काम करते हैं। हम सब बहुत सरप्राइज थे, लेकिन वो बोले कि उनको अभी ही बेचना है क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है। ये बहुत बुरा हुआ क्योंकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। डैड ने कार वॉश बेच दिया ताकि वो डॉन के लिए उसकी पसंद की कार ले सके। इसके अलावा वो और कहीं से भी कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही अजीब था, पर वो वही कार वॉश कर रहे थे जो उन्होंने बिजनेस बेच कर ली थी। मेरी बहन और मैं बहुत ही शॉक्ड थे। डॉन बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी, पर वो टाइम को वापस नहीं ला सकती थी। उस रात को उसने डैड से बार बार माफ़ी मांगी। डैड बोले, तुम लोग जिस चीज़ से भी गुजरे हो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मुझको तुम लोगों को इस पोजीशन में नहीं लाना चाहिए था। खुशकिस्मती से मेरी बहन को अपनी गलती समझ आ गई थी। वो बोली, नहीं डैड, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करती हूँ। काश मुझको ये पहले समझ आ गया होता। अगर आप मुझको माफ़ कर देते हो तो भी मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उस दिन के बाद से उसने कार को कभी भी हाथ नहीं लगाया। वो एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगी। वो स्कूल के बाद जाती है और देर रात तक काम खत्म करती। वो ज़्यादा अर्न नहीं करती थी, पर वो जो भी अर्न करती थी वो सीधा डैड को दे देती थी। और डैड ने मॉम के बहुत बार बोलने के बाद भी कार बेचने से मना कर दिया। और हमारे पास एक ब्रांड न्यू एसयूवी है जो हमारे अपार्टमेंट के बाहर खड़ी रहती है। मुझे विश्वास है जितनी बार भी डॉन उसको देखती है उसे बहुत अफसोस होता है। क्या पता शायद इसीलिए डैड उसे वहाँ रखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और ये है मेरा भाई रोहित। ये अभी अभी स्कूल से आया है और अभी इसे 4 घंटे हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने जाना है। क्यों? क्योंकि उसे मॉम डैड के बहुत से पैसे लौटाने हैं। बेशक एक बच्चे के लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, इसीलिए वो हफ्ते में 7 दिन काम करता है। लेकिन अगर वो स्कूल खत्म होने तक भी इस तरह से काम करेगा तब भी वो मॉम डैड के पैसे नहीं लौटा पाएगा। डैड कहते हैं, जितना हो सके वापस करो और टाइम आने पर बाकी के बारे में सोचेंगे। रोहित स्कूल के बाद हर दिन रेस्टोरेंट पर बर्तन धोने जाता है और वीकेंड पर पड़ोस में छोटे मोटे काम करता है। अगर मौसम अच्छा होता है तो वो घर के बाहर नींबू पानी का स्टॉल लगाता है। उसका कहना है कि सबसे ज्यादा पैसे इसी से आते हैं। जब मौसम अच्छा नहीं होता है तो वो पड़ोसियों के घास काटने या उनके डॉगी को घुमाने का काम करता है। मेरे मॉम डैड साथ में एक गिफ्ट शॉप चलाते हैं।
वे दोनों वर्कहॉलिक हैं और सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो सुबह 8 बजे जाते हैं और रात को 9 बजे तक वापस आते हैं। ये सब होने का रीज़न यही है। आजकल शाम को हम ये करते हैं कि पहले सब साथ में डिनर करते हैं, फिर रोहित अपने रूम से वो सारे पैसे लाता है जो उसने उस दिन कमाए होते हैं और डैड को दे देता है। डैड पैसे गिनते हैं और नोट पैड में लिखते हैं। फिर वो रोहित को बताते हैं कि उसने अभी तक कितने पैसे लौटाने हैं। तो रोहित को मॉम डैड को इतने पैसे क्यों देने हैं? वो इतनी मेहनत क्यों करता है और वो क्यों पैसे बिना कंप्लेन के उन्हें देता है? अब आपको इसके बारे में बताने का टाइम आ गया है। जैसा मैंने पहले बताया है, मेरे मॉम डैड साथ में काम करते हैं और काम ही उनकी लाइफ है। उनके ज़्यादातर कस्टमर टूरिस्ट होते हैं और उन्हें साल के हर दिन अपनी गिफ्ट शॉप खोलनी पड़ती है। इसीलिए रोहित और मुझे हमेशा अकेला रहना पड़ा। इसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपना ध्यान रखना सीखते हैं और दूसरी तरफ मॉम डैड का डिसिप्लिन नहीं होता है। हमसे पूछने वाला कोई नहीं होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया। हमारे मॉम डैड शाम को इतने थके हुए घर आते हैं कि उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं होता है। मैंने हमेशा सोचा कि ये अच्छा है। मुझे लगता है कि अपनी फैमिली के प्रेशर के बिना बड़े होना अमेजिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं था। उसने मॉम डैड की एब्सेंस का फायदा उठाया और वीडियो गेम्स पर बहुत पैसा खर्च कर दिया। वो ये महीनों से कर रहा था। इस तरह उसे पता चला कि उसे मॉम डैड के डिसिप्लिन की कमी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक हमें इसका पता चला, रोहित ने हमको लगभग सड़क पर ला दिया था। स्कूल के बाद रोहित और मैं अपने रूम में जाते और हम तब तक बाहर नहीं निकलते थे जब तक मॉम डैड वापस घर नहीं आते। मैं हमेशा पहले अपना होमवर्क करती, फिर अपने दोस्तों से बात करती, टीवी देखती या टिकटॉक और यूट्यूब पर टाइम स्पेंड करती। जब भी मैं रोहित के रूम में जाती, वो हमेशा वीडियो गेम खेल रहा होता। इसीलिए मुझे पता था वो अपना ज्यादातर टाइम गेमिंग में बिताता था और मुझे पता था कि उसकी एज के सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं, इसीलिए मुझे चिंता नहीं थी। लेकिन फिर पता चला कि वो मॉम डैड का बहुत सा पैसा उन गेम्स पर खर्च कर रहा था। एक दिन हम स्कूल से वापस आए, हमेशा की तरह। हमने लंच किया और अपने रूम में चले गए। आधे घंटे बाद मैंने कुछ सुना। रोहित का दरवाजा अचानक खुला और डैड उस पर चिल्लाने लगे। डैड दिन में कभी घर नहीं आते थे, इसीलिए मैं घबरा गई और देखने गई कि क्या हो रहा है। डैड के पास एक क्रेडिट कार्ड था। वो रोहित पर चिल्लाते हुए बोले, आखिर ऐसा क्या खरीदा जिसकी लिमिट खत्म हो गई? और ये कंपनी का कार्ड है, तुमको इस कार्ड का नंबर कैसे मिला? इस तरह मुझे पता चला रोहित ने मॉम डैड के क्रेडिट कार्ड से गेम्स पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। मेरे मॉम डैड इस कार्ड को स्टोर का सामान खरीदने के लिए यूज करते थे, क्योंकि वो अलग अलग लोगों से सामान खरीदते थे। इसीलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि रोहित उसको यूज कर रहा था। जब मेरी मॉम ने कुछ खरीदना चाहा तो पता चला कि क्रेडिट की लिमिट खत्म हो चुकी है। उन्होंने मेरे डैड को बताया, क्योंकि कार्ड की लिमिट बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उन्हें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मेरे डैड ने बैंक में फोन किया तो उन्हें इन सब के बारे में पता चला। जाहिर है वो गुस्से में थे और रोहित से इस बारे में बात करने के लिए घर आए। वो रोहित की लाइफ की शायद सबसे बुरी रात थी। डैड ने उससे गुस्से में पूछा, तब उसने डिटेल में बताया कि उसने वो पैसे कहाँ खर्च किए हैं। मैं वीडियो गेम्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। मैंने बस कैंडी क्रश खेला था जब मेरे फ्रेंड्स इसको खेलते थे, बस इतना ही। इसीलिए रोहित ने जो कुछ कहा मुझे वो समझ नहीं आया। जैसे कि मुझे याद है रॉब्लॉक्स नाम का एक गेम के लिए उसने एक महंगी टोपी खरीदी थी। हाँ, मैंने टोपी कहा, लेकिन ये असली टोपी नहीं थी। आपका कैरेक्टर इस गेम में टोपी पहनता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहित इतना भोला हो सकता है। डैड कहते हैं स्टोर में इतना पैसा कमाने में 4 दिन लगते हैं। वो इतने नाराज थे कि उन्होंने रोहित से पूछा, तो टोपी कैसी है, अच्छी है ना? रोहित को इतना भी नहीं पता चला कि ये डैड का सरकाज़म था। डैड, ये सच में अच्छी है, ये आपको भी पसंद आएगी। रोहित ने अपना रॉब्लॉक्स अकाउंट उनको दिखाते हुए कहा। उसके बाद डैड ने उसे गैराज से अपना टूल बॉक्स लाने को कहा। रोहित को अभी भी समझ नहीं आया और वो टूल बॉक्स लेकर आया। डैड ने एक रेंच निकाला
और मेरे भाई के फोन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। सबसे अजीब बात ये थी कि उन्होंने ये बहुत शांति से किया। रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब वो समझ गया कि डैड कितने गुस्से में थे तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। असल में ये एक बहुत ही मजेदार सीन था, लेकिन मैं उस समय हंस नहीं सकती थी। गेम्स के अलावा रोहित ने यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स पर भी बहुत पैसा खर्च किया हुआ था। वो ट्विच पर एक लड़की का सबसे बड़ा डोनर भी बन गया और वो रोहित को थैंक्स कहने के लिए अपनी स्ट्रीम पर भी लाई। जब मामला शांत हुआ तो मैंने उसके चैनल पर वीडियो देखा। जब रोहित डोनेट करता है तो लड़की को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर लास्ट में वो खुशी से डांस करने लगती है। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था कि रोहित ने फैमिली के पैसे इस तरह बर्बाद किए। मैंने उससे पूछा वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने दुखी होकर कहा, ये मुझे असली पैसे नहीं लगे, मैंने उन्हें गेम के पैसे समझकर खर्च किया। मुझे अब और ज्यादा पछतावा है क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि असल में पैसे कमाना कितना मुश्किल है, लेकिन अब इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो रोहित को डैड के क्रेडिट कार्ड का नंबर कैसे मिला? डैड ने उससे पूछा क्योंकि वो क्यूरियस थे। रोहित का चेहरा लाल हो गया, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने नीचे देखते हुए कहा कि मैंने वो चुराया था। अब मेरे डैड गुस्से से लाल हो गए थे। तुमने इसे कब चुराया? वो चिल्लाए। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। आपके बर्थडे पर, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरी मॉम डैड को बर्थडे पर स्पा पर ले गई थी। हम सब उनके साथ स्पा गए थे क्योंकि स्पा के बाद हम सब एक साथ डिनर पर जाने वाले थे। जब डैड स्पा में थे तब हम कैफे में वेट कर रहे थे। रोहित ने ड्रेसिंग रूम में जाके डैड के वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाला और उसका नंबर एक पेपर पर लिख लिया। शुरुआत में वो फोर्टनाइट नाम की गेम में कुछ चीजें खरीदना चाहता था, लेकिन जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो 2.5 महीने तक कार्ड का यूज बहुत सी अलग अलग जगहों पर करता रहा। अगले दिन डैड ने रिफंड के लिए उन सभी कंपनीज को अप्लाई किया जहां से रोहित ने चीजें खरीदी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से ज्यादातर ने मना कर दिया। कुछ ने तो उनके ईमेल्स का जवाब तक नहीं दिया। फिर डैड ने अपने वकील से बात की और उनके पास एक अजीब सुझाव था। उन्होंने डैड से कहा, अगर आप साबित कर दो कि आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया था तो हम कोर्ट से सारे पैसे वापस करा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको रोहित की रिपोर्ट करनी पड़ेगी और जाहिर है फिर उसे अरेस्ट होना पड़ेगा, जिससे क्राइम रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन आपको चिंता की बात नहीं है, रोहित के छोटे होने के कारण जज उसको थोड़ा सा फाइन लगाकर छोड़ देंगे। डैड ने हमें डिनर पर बताया कि वकील ने क्या कहा। रोहित सच में डर गया था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। डैड ने कहा, क्यों नहीं, मुझे लगता है तुम इसी लायक हो। और रोहित रोने लगा। जाहिर है डैड ऐसा नहीं करने वाले थे, लेकिन मौका मिलने पर उन्होंने रोहित को फिर डरा दिया था। उस रात डैड ने कहा, क्योंकि हमें अपने पैसे वापस नहीं मिल सकते, ये रोहित पे कर्ज होगा, तुम काम करके इसे चुकाओगे। इस तरह रोहित का काम करना शुरू हुआ। मेरी मॉम की दोस्त ने उसे रेस्टोरेंट में जॉब दिलवाई। मैंने उसे पड़ोसियों के वहां पे काम करने का आइडिया दिया। रोहित अच्छी तरह जानता है कि उसने गलती की है, इसीलिए उसे कुछ भी कहते हैं तो वो करता है और बिना कंप्लेन के कोई भी काम करता है। क्या आप किसी को जानते हैं जो वीडियो गेम्स पर बहुत पैसे खर्च करता है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक्स। अगर आप ऐसी और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।